हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जर्नल एंट्री चैप्टर में कुछ नए नए डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो अगर ये सब टॉपिक आपको जर्नल एंट्री बनाने के क्वेश्चन में आ जाते हैं तो इसको कैसे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं भी बताऊंगा, और सबका मीनिंग पहले आपको समझाऊंगा। उसका क्या रीजन है डेबिट करने का, क्या रीजन है क्रेडिट करने का, वो सब समझाऊंगा, और उसके बाद आप जर्नल एंट्री में चैंपियन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या नए नए टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है वो मैं आपको पहले बताता हूं, उसके बाद इसका क्या ट्रीटमेंट होगा और उसका क्या रीजन है, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड यानी कोई भी एक्सपेंसेस ड्यू हो चुका है लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है। यानी कि जैसे कि हम लोग किसी स्टाफ से काम करा लेते हैं और उसका पेमेंट, सैलरी का पेमेंट अभी तक बाकी है, पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे 31 मार्च में ईयर एंड होता है हमारा, 30 मार्च मंथ की सैलरी अभी मार्च महीने का एंड में ही ड्यू हो चुकी है। ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट कब होगा, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में पेमेंट होगा। यानी कि जैसे अप्रैल में हम लोग पेमेंट करेंगे वो तो नेक्स्ट ईयर में चला गया, यानी कि मार्च मंथ का जो भी एक्सपेंसेस था मार्च मंथ में पेमेंट नहीं हो पाया। और मार्च जो मंथ होता है वो हमारा ईयर एंडिंग का मंथ होता है, तो ईयर एंडिंग हो चुका है, एक्सपेंसेस मार्च का था, काम हम लोगों ने उससे मार्च में लिया है, सर्विस हमने मार्च में लिया है, लेकिन उसका पेमेंट हम लोग कब करेंगे, अप्रैल में करेंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि रेंट है, वो भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, वेजेस आउटस्टैंडिंग हो सकता है, कोई भी एक्सपेंसेस जिसका सर्विस आपने ले लिया और उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है, उसको हम लोग अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, बाउंडेशन क्रिएट हो चुकी है पेमेंट करने की, हम लोगों ने उसका पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग किसी का उधार, यानी कि समझ लीजिए कि ये हमारे ऊपर उधार हो गया, एक नया कर्ज हो गया, यानी किसी से काम करा लिया, उसका पैसा अभी तक देना बाकी है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से लायबिलिटी है। ठीक है, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा देखिए, मॉडर्न रूल के हिसाब से समझिए, ट्रेडिशनल रूल से समझिए, या फिर ये एंट्री आपके आंख के सामने, आप हमेशा इसको याद भी कर सकते हैं कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा तो इस तरह की एंट्री हम लोग करेंगे। अब जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कोई भी एक्सपेंसेस अगर होता है, यानी वो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है तो करंट ईयर में ही उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यानी कि पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस करंट ईयर का ही है। ठीक है, यानी मार्च मंथ का एक्सपेंसेस है तो वो मार्च, यानी कि वो जो करंट ईयर चल रहा है उसी में उसको माना जाएगा कि खर्च हो गया है, पेमेंट होना बाकी है। ठीक है, अब कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो मॉडर्न रूल से आप देखिए चाहे ट्रेडिशनल रूल से देखिए, एक्सपेंसेस होने पर उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो हम लोग उस एक्सपेंसेस को डेबिट कर लेंगे, भले उसका पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो एक लायबिलिटी की तरह है, और मॉडर्न रूल में आप जाके देखेंगे लायबिलिटी को इंक्रीज होने पर करना चाहिए क्रेडिट और डिक्रीज होने पर करना चाहिए डेबिट। ठीक है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है हमारी, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम लोग लायबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी की तरह होता है, लायबिलिटी ही होता है। ठीक है, तो उसको बढ़ने पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, रीजन आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस इसका मतलब होता है पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस यानी कि किसी भी खर्च को हम लोग एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि समय अभी टाइम हुआ नहीं था उस पेमेंट को करने का, लेकिन हम लोगों ने उसको एडवांस में दे दिया। जैसे स्टाफ को हम लोगों ने 2 मंथ की सैलरी को एडवांस में पेमेंट कर दिया, लैंडलॉर्ड को 3 मंथ का रेंट एडवांस में दे दिया। ठीक है, यानी कभी भी कोई भी एक्सपेंसेस अगर एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो वो करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने उसका पेमेंट करंट ईयर में कर दिया है, लेकिन वो एक्सपेंसेस करंट ईयर का नहीं है, उसका बेनिफिट हम लोग बाद में लेंगे। ठीक है, तो ईयर एंड तक अगर कोई एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट आपने नहीं उठाया है, यानी कि आप रेंट के दुकान में दुकान चला रहे हैं और रेंट आपने आगे तक का पेमेंट कर दिया इस ईयर से, यानी कि करंट ईयर में 12 महीने होते हैं, आपने 14 महीने का रेंट दे दिया, तो 12 महीने तो इस साल के हो गए
और जो 2 महीने का और रेंट है वो अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, जिसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ठीक है, तो करंट ईयर में उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड रेंट बोलेंगे। ऐसे ही अगर स्टाफ को सैलरी दे देते हैं एडवांस में, प्रीपेड सैलरी बोलेंगे। ठीक है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हमारे लिए एसेट की तरह हो जाएगा। यानी कोई भी ऐसा पेमेंट जो आप करते हैं जिसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लेंगे, वो आपके लिए एसेट होता है। ठीक है, जिसका भी फायदा फ्यूचर में आप उठाएंगे वो सब आपके लिए एसेट है। यानी पेमेंट अभी हो गया, फायदा बाद में मिलेगा, वो आपके लिए एसेट है। एसेट बढ़ने पर फिर आप जाएंगे मॉडर्न रूल के हिसाब से कॉन्सेप्ट को बनाइए। एसेट बढ़ेगा डेबिट करेंगे, एसेट घटेगा क्रेडिट, इंक्रीज होने पर डेबिट, डिक्रीज होने पर क्रेडिट। तो हम लोग किसी को एडवांस में पैसा दे रहे हैं, हमारा एसेट बन रहा है, यानी फ्यूचर में उसका फायदा मिलेगा। एसेट बढ़ने पर हम लोग उसको डेबिट कर लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है। ठीक है, उसको बढ़ने पर डेबिट करेंगे। और जो करंट ईयर में एक्सपेंसेस के नाम से हम लोग पेमेंट कर दिए थे, उस एक्सपेंसेस को कम कर लेंगे। एक्सपेंसेस अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, या आप जब भी मॉडर्न रूल को देखेंगे तो आपको पता होगा, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और अगर डिक्रीज यानी घट जाता है तो क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज पर डेबिट, डिक्रीज पर। तो हम लोगों ने सैलरी मान लीजिए, रेंट दिया, मान लीजिए 12,000 रेंट दिया, जिसमें से 2,000 अगले साल के लिए है। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश पूरा 12,000 एक बार तो एंट्री कर लिया हम लोग, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ये एडजस्टमेंट एंट्री है। ठीक है, तो हम लोग उस रेंट को जो हम लोगों ने ज्यादा डेबिट कर लिया था, उस रेंट को क्या करेंगे, 2,000 से क्रेडिट कर लेंगे। यानी कि एक्सपेंसेस इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है। तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, घटा लेंगे 2,000। ठीक है, तो एक्सपेंसेस घटने पर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि कोई भी ऐसा पैसा जो आप अर्न कर चुके हैं लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के पास 10 लाख रुपीस सरप्लस है, बचा हुआ है, तो वो इस 10 लाख रुपए को क्या करेगा, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देगा, एफडी कर देगा। ठीक है, मान लीजिए 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, बैंक उस पे 6% इंटरेस्ट देने वाला है। यानी फिक्स डिपॉजिट पर आप देखेंगे तो 6% के आसपास ही इंटरेस्ट मिलता है एक साल में। तो 10 लाख रुपीस का 6% इंटरेस्ट बैंक आपको एक साल कंप्लीट होने पर देगा, लेकिन देगा नहीं, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो 10 लाख का 6% कितना होगा, 60,000 होगा। ठीक है, 60,000 रुपीस आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया है, लेकिन वो पैसा आपको आज नहीं मिलेगा, 5 इयर्स के बाद जब एफडी मैच्योर होगी तब वो पैसा आपको बैंक से मिलेगा। यानी कि इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, लेकिन वो पेमेंट अभी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे इनकम को हम लोग अक्रूड इनकम बोलते हैं, यानी कि अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, यानी अगर ये इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें तो अक्रूड इंटरेस्ट बोलेंगे, अक्रूड कमीशन भी हो सकता है, अक्रूड इंटरेस्ट भी हो सकता है। यानी कोई भी ऐसा इनकम जो अर्न हो चुका है लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिला है, उसको हम लोग अक्रूड इनकम बोलते हैं। वो आपके लिए फिर से वही बात एसेट की तरह हो जाएगा। जो भी पैसा फ्यूचर में आपको किसी से लेना है, रिसीव करना है, जो भी रिसीवेबल है वो एसेट होता है, और जो भी पेएबल है, जो किसी को देना है, चुकाना है, पेमेंट करना है फ्यूचर में, वो आपके लिए लायबिलिटी होता है। ठीक है, अक्रूड इनकम एसेट है, बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर डेबिट करेंगे। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि एसेट को इंक्रीज होने पर डेबिट करना चाहिए। तो ये जो है अक्रूड इंटरेस्ट, ये एसेट है, फ्यूचर में लेना है, डेबिट करेंगे। और इनकम को, करंट ईयर के इनकम को क्रेडिट किया जाता है, तो इनकम को क्रेडिट कर लेंगे, यानी कि अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद एडवांस इनकम, रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कोई भी ऐसा पैसा जो कि आपने काम किया नहीं और पेमेंट ले लिया, उसको रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं, है ना। यानी कि अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं इसको, अनअर्न्ड इनकम, यानी कि इनकम काम हम लोग अपना परफॉर्मेंस बिना किए पेमेंट अगर ले लेते हैं, यानी काम पूरा हुआ नहीं है, किसी से पैसा ले लेते हैं, एडवांस इनकम है। अगर काम नहीं हो पाया तो ये पैसा सामने वाली पार्टी को, हम लोगों को लौटाना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि काम हुआ नहीं है, पेमेंट ले लिए, अगर काम नहीं हुआ फ्यूचर में तो ये पैसा लौटाना भी पड़ सकता है। यानी इस पैसे को हम लोग तब तक अपना इनकम नहीं बोलेंगे जब तक हम लोग अपना काम नहीं कर लेते हैं। तो तब तक किसी और का पैसा जो मेरे पास है, जो कि हमको फ्यूचर में लौटाना भी पड़ सकता है, वो मेरे लिए लायबिलिटी की तरह है। और लायबिलिटी का नेचर आप जानते ही होंगे,
लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट और डिक्रीज होने पर डेबिट किया जाता है मॉडर्न रूल के अनुसार। एडवांस इनकम लायबिलिटी की तरह होता है, बढ़ने पर हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और इनकम को डेबिट करके कम कर लेंगे। जैसे कि ये एडजस्टमेंट एंट्री है, मान लीजिए कि मुझे किसी ने 15,000 रुपया कमीशन का दिया, जिसमें से 5,000 रुपया ऐसा कमीशन है जिसका काम अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो कैसा कमीशन हो गया, एडवांस कमीशन हो गया। तो जब हम लोगों ने उस पार्टी से पैसा लिया तब कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन पूरा 15,000 वहां पे लिख दिया, जिसमें से 5,000 रुपया एडवांस है, ठीक है, जिसका काम अभी नहीं हुआ। 10,000 का काम तो हो गया, लेकिन 5,000 का काम अभी नहीं हुआ है, उसका काम फ्यूचर में करेंगे हम लोग, तब उसको अपना इनकम मानेंगे। यानी कि तब तक उस 5,000 को हम लोग क्या मानेंगे, लायबिलिटी की तरह मानेंगे, यानी मानेंगे कि ये पैसा किसी और की अमानत है, ठीक है, जो कि अभी हम लोग लेके रख तो ले रहे हैं, लेकिन इसका हो सकता है काम ना हो तो ये लौटाना पड़े। तो हम लोगों ने जब पैसा लिया कैश टू कमीशन, पूरे कमीशन को क्रेडिट कर लिया 15,000, अब उसमें से 5,000 एडवांस है, तो कमीशन को पूरा क्रेडिट कर लिया, जबकि कमीशन 15,000 में 10,000 ही करंट ईयर का इनकम है, 5,000 ईयर एंड हो रहा है और अभी तक काम हुआ नहीं है, वो अब अगले साल काम होगा, तो उसको 5,000 को अगले साल इनकम में लिखेंगे हम लोग। तो इस साल जो 15,000 इनकम में यानी कमीशन के नाम पर क्रेडिटेड है, उसमें से 5,000 कमीशन को डेबिट करके कम कर लेंगे, ठीक है, यानी कि कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन 5,000 इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है, जो कमी आ जाती है, उसी कमी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी फिक्स्ड एसेट है, ये ट्रक है, बिल्डिंग है ना, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो जैसे जैसे हम लोग इसको यूज करते हैं हर साल इनकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, इनकी कीमत में कुछ ना कुछ गिरावट हो जाती है, ड्यू टू वियर एंड टियर, यानी टूट फूट होने के कारण, घिसावट होने के कारण, है ना, डैमेज होने के कारण, ये पुराना होने के कारण, टेक्नोलॉजी बदल जाने के कारण इनकी वैल्यू क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। ये बिजनेस के लिए लॉस है। अब इसको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी अगर बिजनेस में हो रहा है, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये डेप्रिसिएशन लॉस है, लॉस को डेबिट करना चाहिए, किसी भी तरह के लॉस को डेबिट करना चाहिए। डेप्रिसिएशन लॉस है, इसको डेबिट कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से वही मॉडर्न रूल और वही ट्रीटमेंट। ये फर्नीचर, ट्रक, बिल्डिंग, ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट है। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर एसेट को क्रेडिट करना चाहिए। तो अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उस एसेट को हम लोग उसके नाम से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मान लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्नीचर की वैल्यू 10,000 से डिक्रीज हो रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, यानी फिक्स्ड एसेट का जो नेम है क्वेश्चन में, वो नेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 10,000। मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बिल्डिंग है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जैसे कि बिजनेस का जो ऑनर या प्रोप्राइटर होता है अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, अगर ये पैसा वो बिजनेस में नहीं लगाता तो कहीं बैंक में रखता, बैंक में पैसा रखता तो बैंक से उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता। तो वो अपने ही बिजनेस से जो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस पैसे यानी कैपिटल के ऊपर अपने ही बिजनेस से क्या करेगा, इंटरेस्ट मांगेगा। यानी कि आपको पहले भी पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रोप्राइटर होता है, जैसे ये प्रोप्राइटर है, बिजनेस का ओनर है और ये इसका बिजनेस है, तो जो बिजनेस होता है वो एक सेपरेट एंटिटी है, अलग इंसान की तरह इसको मानते हैं, और ये एक अलग इंसान पहले से ही है, ठीक है। तो इसका पैसा इसमें लगा है, मान लो 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। अब ये प्रोप्राइटर है यानी बिजनेस का मालिक है, ये अपने बिजनेस में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर चुका है, ये अपने बिजनेस से इंटरेस्ट मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों को अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि बिजनेस को एक अलग आदमी मानो, मालिक को अलग आदमी मानो, ठीक है। तो मालिक अपने बिजनेस से
इंटरेस्ट मांग रहा है 10%, तो 10 मान लो 5%, तो 10 लाख का 5% कितना होगा? 50,000। 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बिजनेस ये पैसा मालिक के नाम से लिखेगा, बिजनेस के लिए ये एक्सपेंसेस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस किसी को दे रहा है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। ठीक, एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। लेकिन अब ये आदमी इस 50,000 को क्या अपने बिजनेस से निकाल के अपने घर ले जाएगा? नहीं निकालेगा। यानी कि एक बार तो इसका कैलकुलेशन हुआ जरूर है इंटरेस्ट का, लेकिन कोई भी ओनर अपने बिजनेस से इंटरेस्ट का पैसा निकाल के विड्रॉ करके घर लेकर नहीं जाता है, वो पैसा बिजनेस में ही पड़ा रहता है। अब आप इसको टेक्निकली समझिए, इस आदमी का पहले से बिजनेस में 10 लाख रुपया लगा हुआ है और 50,000 रुपया और इसको अपने बिजनेस से इंटरेस्ट के नाम पर लेना है, ठीक है, जो कि ये बिजनेस से निकाल नहीं रहा है। तो अब इसका बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया एक तरह से, यानी अब इसको अपने बिजनेस से 10,50,000 रुपया लेना है। यानी कि ये जो इंटरेस्ट का पैसा है कैलकुलेट होने के बाद बिजनेस में ही पड़ा रहता है, जिसके कारण ओनर का यानी प्रोप्राइटर का कैपिटल क्या होता है? बढ़ जाता है। मॉडर्न रूल के हिसाब से अगर देखें, कैपिटल को बढ़ने पर क्रेडिट करना चाहिए और घटने पर डेबिट करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण कैपिटल बढ़ेगा प्रोप्राइटर का या ओनर का, बोलिए, ठीक है। कैपिटल इंक्रीज होगा, क्रेडिट करेंगे। ठीक, ट्रीटमेंट समझ गए होंगे, नोट कीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सेम कहानी का उल्टा चेहरा, ठीक है। ड्राइंग का मतलब होता है कि प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करके निकाल के ले जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो अपने बिजनेस से इंटरेस्ट मांगता है, तो वो जब अपने बिजनेस से पैसा निकाल के ले जाता है अपने घर के काम के लिए, तो बिजनेस भी उससे इंटरेस्ट मांगेगा कि आप जो पैसा निकाल के घर ले जा रहे हैं उस पैसा का क्या दीजिए? बिजनेस को इंटरेस्ट दीजिए, क्योंकि हम लोग दो अलग अलग आदमी हैं। यानी कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका जो प्रोप्राइटर है वो एक अलग एंटिटी है, ठीक है। तो ये पैसा निकाल के घर ले जाता है, बिजनेस इससे इंटरेस्ट मांगेगा, ये बिजनेस को इंटरेस्ट देगा इस बार, ठीक है। तो बिजनेस इंटरेस्ट ले रहा है, बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इंटरेस्ट का 5,000 होता है, कैलकुलेशन हो चुका है, लेकिन कोई भी ओनर अपने बिजनेस में इंटरेस्ट का पैसा लाकर घर से नहीं देता है, ठीक है। बस कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा ये लाके नहीं देता है। ये बिजनेस में पैसा नहीं लाके दे रहा है 5,000। तो अब बिजनेस के पास मान लीजिए इसका पहले से 10 लाख रुपया जमा है, ठीक है, किसके नाम पर? कैपिटल के नाम पर। बिजनेस के पास प्रोप्राइटर का 10 लाख रुपया लगा हुआ है कैपिटल के नाम पर। बिजनेस इसको बोल रहा है 5,000 रुपया और लाके दो इंटरेस्ट के नाम पर, लेकिन जो प्रोप्राइटर है ये इस इंटरेस्ट का पैसा लाकर नहीं दे रहा है। बिजनेस किसी को आपको पैसा देना भी है, किसी से पैसा लेना भी है, तो आप क्या करेंगे? वो पैसा नहीं दे रहा है तो क्या होगा? इसी में से माइनस हो जाएगा, यानी कि कैपिटल घटकर कितना हो जाएगा? 9,95,000 हो जाएगा। यानी कि मालिक यानी ओनर यानी प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा नहीं दे रहा है इंटरेस्ट का, तो क्या होगा? वो जो पैसा इसको देना चाहिए था वो नहीं दे रहा है, कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे, कैपिटल क्या होगा? घट जाएगा। कैपिटल को घटने पर क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल को घटने पर क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग यहां तक का टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। और अभी इस चैप्टर में और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी है, जिसको हम लोग आने वाले क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।